दोपहर का समय था। राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी सुलेखा महल से कुछ दूर सुंदर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई किसी का इंतजार कर रही थी। राजकुमारी की सहेलियां इधर उधर टहल रही थी। तभी एक सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वहां पर आ पहुंचा और राजकुमारी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है राजकुमारी मेरा ही इंतजार कर रही थी। अभी केवल तुम राजकुमार हो अशोक, मगर तुम्हारे अंदर अभी से ही राजाओं वाली आदतें आ गई हैं। राजकुमार अशोक घोड़े से उतरकर राजकुमारी के करीब आकर बोला, मैं कुछ समझा नहीं राजकुमारी सुलेखा। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना कि मेरे पिताजी के सैनिक मुझ पर कितनी कड़ी नजर रखते हैं। मैं तो अपनी सखियों के साथ में जंगल में टहलने के बहाने बड़ी मुश्किल से आई हूँ। मुझे पता है राजकुमारी सुलेखा कि मुझसे मिलने के लिए तुम्हें कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। देखो अशोक, अब हमें छिप छिप कर मिलना बंद करना होगा। तुम एक राजकुमार हो और मैं एक राजा की पुत्री। हम दोनों के विवाह में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। तुम अपने पिता को मेरा हाथ मांगने के लिए महल में क्यों नहीं भेजते? राजकुमारी सुलेखा की बात सुनकर राजकुमार अशोक गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, तुम तो जानती हो राजकुमारी सुलेखा कि तुम्हारे पिता आसपास के राज्यों में एक क्रूर शासक के नाम से प्रसिद्ध हैं और मेरे पिता उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन तुम चिंता मत करो, अपने पिता को मनाना मेरा काम है। मैं कुछ दिनों के बाद अपने पिता और माँ को महल में जरूर भेजूंगा। इतना बोलकर राजकुमार अशोक वहां से चला गया। राजकुमारी सुलेखा अपनी सहेलियों के साथ महल में वापस आ गई। वह अपने कक्ष में पहुंची ही थी कि तभी उसने देखा कि उसके कक्ष में उसका पिता राजा विक्रम बैठा हुआ शायद उसका इंतजार कर रहा था। तुम इतनी देर से कहाँ थी राजकुमारी सुलेखा? पिताजी, आपको बताया तो था कि मैं अपनी सखियों के साथ जंगल में टहलने जा रही हूँ। देखो राजकुमारी सुलेखा, मुझे सब पता है। तुम चंदन नगर राज्य के राजकुमार अशोक से प्रेम करती हो। चंदन नगर राज्य का राजा राजकुमार अशोक का पिता वीर सिंह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना ही मैं उसे पसंद करता हूँ। इसलिए तुम राजकुमार अशोक से मिलना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा विवाह किसी भी कीमत पर चंदन नगर राज्य में नहीं करूँगा। मैं कुछ दिनों के लिए शिकार पर जा रहा हूँ। तब तक तुम अपने दिल से राजकुमार का विचार निकाल देना। इतना बोलकर राजा विक्रम अपनी पुत्री के कक्ष से बाहर आ गया। कक्ष के बाहर राजा विक्रम की पत्नी रानी रुक्मणी राजा विक्रम का ही इंतजार कर रही थी। आपको इस तरह से राजकुमारी सुलेखा से बात नहीं करनी चाहिए। मैं राजकुमारी सुलेखा का दुश्मन नहीं हूँ रुक्मणी। तुम जानती हो कि मेरी एक ही पुत्री है और मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राज्य में कैसे कर सकता हूँ जिस राज्य का ना तो राजा मुझे पसंद करता है और ना ही वहाँ की प्रजा मुझे पसंद करती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजा वीर सिंह आपको पसंद क्यों नहीं करते। वह आपकी नीतियों के खिलाफ हैं। आप जिस तरह से अपने राज्य की प्रजा पर अत्याचार करते हैं और उनके ऊपर गलत आदेश जारी करते हैं, राजा वीर सिंह केवल उसके खिलाफ रहते हैं। यह मेरे शासन करने का तरीका है रानी रुक्मणी। मैंने आपके शासन करने पर कभी भी उंगली नहीं उठाई, लेकिन जिस तरह से
कुछ दिन पहले आपने अपनी प्रजा पर एक फरमान जारी किया है कि आपकी प्रजा में अब से किसी भी व्यक्ति को अपने पास सोना रखने का अधिकार नहीं होगा। और तो और आपकी प्रजा में जिस परिवार के पास सोना था, आपके सैनिकों ने उनसे सारा सोना छीन लिया। यह गलत है। देखो रानी रुक्मणी, मैं इस समय तुमसे बहस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शिकार पर जा रहा हूँ। मेरे पीछे राजकुमारी सुलेखा पर नजर रखना और उसका ख्याल रखना। इतना बोलकर राजा विक्रम महल से बाहर निकल गया और 2 सैनिकों के साथ सीधा जंगल की ओर रवाना हो गया। राजा विक्रम जंगल के काफी अंदर तक निकल आया, मगर उसे उसके मतलब का अभी तक कोई भी शिकार नहीं मिला था। तभी एक सैनिक राजा विक्रम से बोला, महाराज, हम जंगल की सीमा के काफी अंदर तक निकल आए हैं। तुम सही कह रहे हो सैनिक, लेकिन तुम जानते हो कि मैं शिकार किए बगैर महल वापस नहीं जाऊंगा। महाराज, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि राजगुरु ने जंगल के अंदर तक जाने के लिए मना किया हुआ है। उनका कहना है कि कुछ रहस्यमय घटनाएं इस जंगल में होती रहती हैं। राजगुरु की तो आदत है हमेशा बकवास करने की, और तुम जानते हो कि मैं उनकी बकवास पर ध्यान नहीं देता। अगर मैं उनकी बकवास पर ध्यान देने लगूं तो मेरे हाथ से मेरा राज्य अगले दिन ही निकल जाएगा। राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे एक सुंदर हिरनी पर पड़ी। राजा विक्रम ने देखा कि वह हिरनी सोने की तरह रंग बिरंगी किरणों से चमक रही थी। यह देखकर राजा विक्रम आश्चर्यचकित होकर अपने दोनों सैनिकों से बोला, वाह, इतनी सुंदर हिरनी! इतनी सुंदर हिरनी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तुम दोनों तो जानते हो कि मुझे सोने से कितना प्रेम है, और यह हिरनी तो बिल्कुल सोने की ही मालूम पड़ती है। उस हिरनी को देखकर एक सैनिक डरते हुए बोला, महाराज, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हमें वापस चलना चाहिए। दिमाग खराब हो गया है सैनिक। मैं इस सोने की जीवित हिरनी को लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे इसे जिंदा ले जाना पड़े या फिर इसे मारकर। इतना बोलकर राजा विक्रम ने अपना धनुष निकाल लिया और धनुष की कमान पर तीर चढ़ा दिया। तभी अचानक वह सोने की हिरनी राजा विक्रम की ओर देखकर इंसानी आवाज में बोली, मेरे ऊपर तीर मत चलाइए राजन, मुझे छोड़ दीजिए। हिरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया और दोनों सैनिक डर के कांपने लगे। राजा विक्रम तेज आवाज में बोला, तुम तो इंसानी आवाज में बात कर रही हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि मैं कोई मामूली हिरनी नहीं हूँ राजन, बल्कि एक जादुई हिरनी हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो। असंभव! मैं तुम्हें यहाँ से किसी भी कीमत पर जाने नहीं दे सकता। तो फिर मुझ पर तीर मत चलाओ, मैं तुम्हारे साथ स्वयं चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे इंसानी आवाज में बात करने का रहस्य तुम किसी को नहीं बताओगे। सोने की हिरनी की बात सुनकर राजा विक्रम अपने दोनों सैनिकों की ओर देखकर बोला, याद रखना, राजमहल में किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं चलना चाहिए कि यह सोने की दिखने वाली हिरनी इंसानी आवाज में भी बात करती है। अगर यह बात उड़ते उड़ते दूसरे राज्यों तक पहुंच गई तो बहुत से राजा इस सोने की हिरनी को हासिल करने के लिए हमारे राज्य पर हमला भी कर सकते हैं। राजा विक्रम सोने की हिरनी को लेकर
अपने महल वापस आ गया। सोने की हिरनी को देखकर राजा विक्रम की पत्नी रुक्मणी आश्चर्य से राजा विक्रम से बोली, यह तो बिल्कुल सोने की हिरनी दिखाई देती है, यह आपको कहाँ मिली? रुक्मिणी, भाग्य का खेल देखो। रुक्मिणी, मुझे सोने से जितना प्रेम है, भगवान ने मुझे सोने का जानवर ही पकड़ा दिया। यह हिरनी मेरे ही कक्ष में रहेगी। राजा विक्रम सोने की हिरनी को अपने कक्ष में लेकर चला गया। कक्ष में जाते ही राजा विक्रम नींद की आगोश में कब समा गया उसे पता ही नहीं चला। मगर अचानक आधी रात के समय राजा विक्रम की नाक में तेज खुशबू की महक टकराई। राजा विक्रम अचानक चौंक कर उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वह हिरनी उसके कक्ष से गायब थी। यह देखकर राजा विक्रम चौंकता हुआ अपने आप से बोला, मेरे कक्ष का द्वार तो बंद है, फिर वह सोने की हिरनी कहाँ गई? और मेरे कक्ष में अंदर आने की तो कोई हिम्मत भी नहीं करता। इतना बोलकर राजा विक्रम अपने कक्ष में उस हिरनी को तलाशने लगा, मगर उसे हिरनी कहीं नहीं दिखाई दी। सोने की हिरनी को तलाशते हुए राजा विक्रम महल की छत पर आ पहुंचा। तभी उसने देखा कि एक सुंदर कन्या महल की छत पर खड़ी हुई आकाश में दिख रहे सुंदर और बड़े चंद्रमा को निहारे जा रही थी। राजा विक्रम उस सुंदर कन्या को देखकर मंत्रमुग्ध होकर अपने आप से बोला, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी सुंदर कन्या को नहीं देखा। आखिर यह सुंदर कन्या है कौन और मेरे महल की छत पर क्या कर रही है? तभी उस सुंदर कन्या की नजर राजा विक्रम पर पड़ी। सुंदर कन्या रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, क्या बात है राजन, तुम्हें मुझे इस तरह से निहारने का कोई अधिकार नहीं। कौन हो तुम? यह जानना तुम्हारा काम नहीं राजन। मैं इस राज्य का राजा हूं और तुम इस समय मेरे महल की छत पर खड़ी हुई हो, तो मुझे पूछने का पूरा अधिकार है कि कौन हो तुम। सुंदर कन्या मुस्कुराती हुई राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, मैं वही जादुई हिरनी हूं जिसे तुम पकड़कर अपने महल में लाए थे। सुंदर कन्या की बात सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि तुम जंगल में सुंदर सोने की हिरनी के रूप में थी। तुमने बिल्कुल सही पहचाना राजन। मैं उस समय सोने की हिरनी के रूप में थी और मैं चाहकर भी अपने असली रूप में नहीं आ सकती थी, क्योंकि असली रूप में आने के लिए मुझे खुले आकाश और चंद्रमा की आवश्यकता होती है। अगर ऐसी बात है तो मेरे कक्ष का द्वार तो बंद था, तुम बाहर कैसे आई? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं राजन। मैंने कहा कि मुझे अपने असली रूप में आने के लिए खुले आकाश और चंद्रमा की आवश्यकता होती है, गायब होने के लिए नहीं होती। तो फिर तुम जंगल में गायब क्यों नहीं हुई? हमारे साथ क्यों आ गई? क्योंकि उस समय तुम और तुम्हारे दोनों सैनिक मेरे सामने थे और हम किसी इंसान के सामने गायब नहीं होते। ये हमारे समुदाय का नियम है। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मर मिटा हूं सुंदरी। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। इतना बोलकर राजा विक्रम ने सुंदर सुकन्या का हाथ पकड़ लिया। राजा विक्रम के ऐसा करते ही सुंदर कन्या क्रोधित होकर राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, तुमने आज दो गलतियां की राजन। एक, मुझे जंगल से अपने महल तक ले आए और ऊपर से तुमने मुझे बुरे इरादे से मेरे शरीर को स्पर्श किया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें सोने से बहुत अधिक प्यार है ना? तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी पुत्री इसी समय सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो जाएगी
और तुम भी धीरे धीरे सोने में परिवर्तित हो जाओगे, यहाँ तक कि तुम जिस वस्तु को भी हाथ लगाओगे वह भी सोने की बन जाएगी। अचानक वो सुंदर स्त्री एक सुंदर सोने की मूर्ति में परिवर्तित होने लगी। राजा विक्रम कांपते हुए सुंदर कन्या से बोला, तुम सोने की मूर्ति में कैसे परिवर्तित हो रही हो? क्या हो रहा है तुम्हें? हमारे समुदाय का नियम है कि कोई भी मनुष्य बुरे इरादे से अगर हमें स्पर्श करता है तो हम सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो जाते हैं और हमें एक श्राप उस मनुष्य को देना पड़ता है। मैंने तुम्हें श्राप दिया है राजन, और तुम मेरे दिए हुए श्राप से बच नहीं पाओगे। इतना बोलकर वह सुंदर कन्या पूरी सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। यह देखकर राजा विक्रम बुरी तरह से घबरा गया। तभी राजा विक्रम के हाथ हल्के हल्के पीले पड़ने प्रारंभ हो गए। राजा विक्रम दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के कक्ष में चला गया, मगर सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। राजा विक्रम की पत्नी रुक्मणी सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो चुकी थी। राजा विक्रम के दिमाग में अपनी पुत्री का विचार दौड़ने लगा। राजा विक्रम ने तेज कदमों से अपनी पुत्री के कक्ष में जाकर देखा तो उसकी पुत्री भी सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो चुकी थी। राजा विक्रम घबराते हुए अपने आप से बोला, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी पत्नी और मेरी पुत्री तो सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो चुकी है, और तो और मेरे हाथों का रंग भी सोने की तरह पीला पड़ता जा रहा है। इसका मतलब उस सुंदर कन्या का श्राप सही था। राजा विक्रम तेज कदमों से चलता हुआ महल के बाहर आकर एक सैनिक से बोला, जल्दी से राजगुरु को यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ। अभी लाता हूँ महाराज।